हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ अवर चैनल प्रगति विजन। हम आपके लिए लेके आए इस वीडियो में आपके सेकेंड चैप्टर के 2.1 को, जिसमें आपको 2.1 चित्र की पूरी जानकारी मिलेगी। बट इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो बन चुका है। पहले आप उसे जाके देखें ताकि ये चैप्टर आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आए। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 2.1 इस चैप्टर का नंबर है, अर्थात इस चित्र का नंबर है 2.1। टाइटल अर्जुन का चिंतन अथवा गंगावतरण। टाइटल किसी भी पोस्टर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आखिर इस टाइटल को इस मूर्ति शिल्प खंड पोस्टर का टाइटल रखा ही क्यों गया, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। आपको ये बता दूं, इसके दो टाइटल हैं। जैसे कि अर्जुन का चिंतन एक अलग बेसिक रूप से रखा गया है कि आखिर रखा क्यों गया, उसका एक अलग कारण है। और गंगावतरण इसका एक टाइटल क्यों रखा गया, उसका एक अलग कारण है। तो पहले हम पढ़ते हैं इसका टाइटल अर्जुन का चिंतन क्यों रखा गया। अर्जुन का चिंतन रखने का कारण ये था कि जब इस पोस्टर को आप अच्छे से देखेंगे तो इसमें एक व्यक्ति चिंतन अर्थात मनन की अवस्था में बैठे हुए हैं। जो व्यक्ति चिंतन व मनन की अवस्था में इस शिलाखंड मूर्ति शिल्प खंड में बैठे हुए हैं वह अर्जुन ही है, ये कन्फर्म नहीं है। मगर जिन इतिहासकारों ने इस मूर्ति शिलाखंड का अध्ययन किया, उसकी जांच की, उससे निष्कर्ष निकाला, उन्होंने ही इस व्यक्ति को अर्जुन का नाम दे दिया। अब मैं आपको बता दूं कि इतिहासकार होते कौन हैं। इतिहासकार वे लोग होते हैं जो पुरानी वस्तुओं की जांच व पड़ताल करके ये पता लगाते हैं कि ये वस्तु कहाँ पर कितनी पुरानी है, किस काल से है, किस वंश के समय की है, और साथ ही साथ उसके टाइटल को भी निर्धारित करते हैं। वे होते हैं इतिहासकार। तो उन्होंने अर्जुन का चिंतन इन कारणों से रखा कि उसमें एक व्यक्ति जो कि मनन की अवस्था में बैठे हुए हैं, चिंतन की अवस्था में बैठे हुए हैं, उन्होंने उसे अर्जुन मानते हुए इसका टाइटल अर्थात इसके नाम को ही अर्जुन का चिंतन रख दिया। गंगावतरण इसका दूसरा टाइटल है और इसके रखने का महत्वपूर्ण रीजन है कि इसके बीचों बीच, इसके मध्य, इस पोस्टर के मध्य आप देखेंगे इसके बीचों बीच शंकर जी को पृथ्वी पर आती गंगा की धारा के प्रवाह को अपनी जटाइयों से रोकते हुए दिखाया गया है। इसीलिए इसका नाम गंगावतरण रखा गया है। इस पोस्टर के हम महत्वपूर्ण बिंदु पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि किसी भी पोस्टर की जानकारी या फिर उसके बारे में जानने से पहले आप उस पोस्टर को अच्छे से देख लें, समझ लें। काफ़ी चीज़ें तो आपको देख और समझ के ही पता चल जाती हैं कि इसकी विशेषताएं क्या होंगी। तो चलिए अब इसके बुलेट पॉइंट्स पे चलते हैं। शीर्षक जो कि है अर्जुन का चिंतन अथवा गंगावतरण, जिसके बारे में हम अभी डिटेल में समझ चुके हैं। शिल्पकार अज्ञात है, अर्थात जिन्होंने भी इस मूर्ति शिल्प खंड का निर्माण किया है उसकी जानकारी इतिहासकर्ताओं को प्राप्त नहीं हुई है, इसीलिए हमारी बुक्स में उसकी जानकारी नहीं है। माध्यम पत्थर, अर्थात जिस भी मूर्ति शिल्प खंड को आप देख रहे हैं वे एक पत्थर पे बनाया हुआ शिलाखंड है जो कि उभरते हुए रूप से बनाया गया है। उभरते हुए रूप से कहने का तात्पर्य ये है कि ये दो शिलाखंडों की उभरती हुई आकृति है, अर्थात ये समतल नहीं है। आप इसे कह सकते हैं आसान शब्दों में कि ये 2D रूप में बनाई गई है, जिसे आप छूते वक्त महसूस कर सकते हैं कि इसकी आकृति क्या होगी। स्थान मामल्लपुरम चेन्नई, अर्थात जिस स्थान पर इस मूर्ति को खोजा गया, शिलाखंड को खोजा गया, वह चेन्नई है और अभी भी ये वर्तमान समय में भी उधर ही स्थित है। क्योंकि ये बहुत विशाल रूप में मौजूद है, इसलिए इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना संभव नहीं है। काल, अर्थात जिस काल में इसका निर्माण हुआ वह पल्लव काल 7वीं शताब्दी है। पल्लव वंशीय काल में इस शिलाखंड का निर्माण हुआ है जो कि 7वीं शताब्दी अर्थात 601 माना जाता है। आकार 91 फीट लंबाई है इसकी और चौड़ाई 192 फीट है। कहने का तात्पर्य ये है कि ये इतनी विशाल है कि 91 फीट इसकी लंबाई और चौड़ाई इसकी 152 फीट है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कितना विशाल और कितना खूबसूरत ये शिलाखंड होगा। हम इसकी मुख्य विशेषताओं को पढ़ चुके हैं, मतलब बुलेट पॉइंट्स को पढ़ चुके हैं, जो कि बिल्कुल याद करना बिल्कुल ही नेसेसरी अर्थात आवश्यक है। बट इसकी जो विशेषताएं हैं हम उसको पहले समझेंगे।
मैंने आपसे ये कह दिया है, मैं अपनी वीडियो में भी बताती हुई आती हूँ कि जो भी पोस्टर वाली वीडियोज़ है अर्थात आपकी पेंटिंग बुक से रिलेटेड है, उसमें आप पहले पिक्चर को काफ़ी गहराई से अध्ययन कीजिए। जो भी आपको उसमें दिखता है, उससे रिलेटेड कुछ भी दिखता है, आप उसकी विशेषताओं में उसे लिख सकते हैं। टीचर आपसे चाहते हैं कि आप उसको समझें और अपने आसान शब्दों में उसको आप रिप्रेजेंट करें, ताकि टीचर को भी ये लगे कि हाँ भाई आपने मेहनत की है और साथ ही साथ आपको उसकी नॉलेज काफ़ी गहराइयों से है। तो हम पढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट पे। यह मूर्ति शिल्प 2 शिलाखंडों पर उभरा हुआ है, अर्थात ये जो मूर्ति बनाई गई है, जो ये विशाल मूर्ति है जो 91 फीट लंबी है और 152 फीट चौड़ी है, ये जो मूर्ति है 2 शिलाखंडों पर बनाई गई है। 2 शिलाखंड अर्थात 2 ऐसे पहाड़ के बड़े बड़े रूप है जिसको नक्काशी करके ये उभरी हुई जो जितने भी चित्रण हैं वो किया गया है। तो जिस भी कलाकार ने इसे बनाया है, जो कि अज्ञात है, जिसकी जानकारी हमारे पास नहीं है, तो बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव लोगों में आते हैं, क्योंकि ये उस समय की बातें हैं जब कोई भी संसाधन उनके पास प्रोवाइड नहीं थे, कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं था कि वो अच्छे से इस मूर्ति का निर्माण कर सके, मगर फिर भी काफ़ी खूबसूरती से इसका निर्माण किया गया है। इसके नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। इस मूर्ति में विभिन्न आकार के मनुष्य व पशुओं के झुंड के रूप में उभरते हुए दिखाया गया है। मैं आपको बता दूं, इस मूर्ति के अंदर देवी देवताओं को दिखाया गया है, अर्ध देवी देवताओं को दिखाया गया है। इस शिलाखंड के अंदर अर्जुन के चिंतन समान एक व्यक्ति जो कि अध्ययन के व मनन की अवस्था में, उनको दिखाया गया है। साथ ही साथ काफ़ी जानवरों, काफ़ी पशुओं, काफ़ी लोगों के झुंड को दिखाया गया है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि इसमें अनुयायियों को भी दिखाया गया। अनुयायी वे लोग हैं जो कि इन देवी देवताओं की दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। इन शिलाखंडों के बीच दरार है, अर्थात ये जो मूर्ति शिल्प है जो 2 शिल्प खंडों पर उभरी हुई बनी हुई है, इसके बीच में दरार है। अब ये इस बात की जांच करी जा रही है या अभी तक इसका पता नहीं लगाया गया है कि ये जो दरार है ये अभी मूर्ति बनने के बाद आई है या मूर्ति बनने से पहले बनी है, क्योंकि शायद इस दरार को उन्होंने नज़रअंदाज करके इस मूर्ति का निर्माण कर दिया था। इसी के साथ हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं कि इसमें पशु आकृतियाँ कलाकारों के गहन अवलोकनों को दर्शाती है, जैसे सोते हुए हाथी, बंदर के बच्चे और नासिक को खुजलाता हुआ हिरण। आपको मैं बता दूं, इसमें पशु आकृति कलाकारों के गहन अवलोकन को दर्शाती है, जैसे सोते हुए हाथी का बच्चा, बंदर की आकृति और नासिका को खुजलाता हिरण। कहने का तात्पर्य ये है कि जब इस शिलाखंड को बनाया गया तो काफ़ी अध्ययन किया गया, पशुओं के बारे में गहन अवलोकन किया गया कि वे काफ़ी कैसे दिखते हैं, साथ ही साथ वो कौन सी एक्टिविटी करते हैं, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको बता दूं ये काफ़ी विशाल है और साथ ही साथ ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, अर्थात गति हो रही है। गति कोई ना कोई एक्टिविटी हो रही है, तो ये काफ़ी ऐसे क्रियाशील नज़र आ रही है। तो काफ़ी खूबसूरत तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस मूर्ति के विषय में आपकी समझ कितनी विकसित हुई है, आपको ये भी इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चलिए पढ़ते हैं। इस उभरी हुई मूर्ति में अर्जुन के चिंतन एवं योगियों का ध्यान मनन अवस्था में है। मैंने आपको बताया कि इसके अंदर एक पुरुष ऐसे हैं जो कि चिंतन व मनन की अवस्था में बैठे हुए हैं, इसलिए इतिहासकारों ने इसका नाम चिंतन, अर्जुन का चिंतन रखा। तो ये चीज़ आपको मैंने अब रिटर्न में भी दिखा दिया है, तो आप इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें ताकि ये आपके नोट्स की तरह आपके पास रहें, और जब पेपर आए तो आप इसकी रीडिंग करके अर्थात इसे याद भी कर लें तो काफ़ी अच्छा रहेगा। मेरे ख्याल से अभी तक आपको ये याद भी हो चुका होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ विद्वानों ने इसे गंगावतरण नाम दिया है। क्यों दिया था? शंकर जी भगवान को पृथ्वी पर आते हुए गंगा की जो धाराएं हैं वो अपनी जटा अर्थात जो केश होते हैं उसे जटा कहा जाता है, बालों को जटा से रोकते हुए दिखाया गया है। तो काफ़ी खूबसूरती से इसको रिप्रेजेंट किया गया है, तो इसका नाम गंगावतरण भी है। अर्थात इसका जो शीर्षक है, दो शीर्षक है, मैंने आपको बताया। अर्जुन का चिंतन एक अलग विषय पर शीर्षक है और गंगावतरण एक अलग विषय पर शीर्षक है। तो हो सकता है कि आपका इधर से भी क्वेश्चन बन के आ जाए कि बताइए कि अर्जुन का चिंतन जो है कि इसका नाम क्यों रखा गया और गंगावतरण क्यों रखा गया। तो पर्टिकुलर रीज़न आपको मालूम होना चाहिए, तो इसमें मैंने आपको काफ़ी अच्छे से इसका रीज़न रिटर्न में भी दिया है और समझाने की भी कोशिश की है। तो इसी के साथ हम लास्ट पॉइंट पे चलते हैं। इस मूर्ति में गति तथा विशालता दर्शाई गई है। अर्थात मैं आपको बता दूं, ये जो मूर्ति है वो 91 फीट लंबी है और 152 फीट चौड़ी है। कहने का तात्पर्य ये है काफ़ी विशाल है। आप अनुमान लगा सकते हैं
यदि आपको थोड़ी बहुत मैथ की नॉलेज है, फिजिक्स की नॉलेज है, तो आप इसका अनुमान लगा सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, गति विशालता दिखाई गई है, अर्थात कितने सारे पशुओं को इसमें दिखाया गया है, कितने सारे देवी देवताओं को दिखाया गया है। इसके अंदर जो अर्जुन की चिंतन समाधि के जो पुरुष बैठे हुए हैं वो भी किसी एक्टिविटी को करते हुए दिखाए गए, इसलिए इसको गतिमान शिलाखंड भी कहा जा सकता है। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आपको आने वाली सारी नोटिफिकेशन प्रॉपरली मिले। क्योंकि मैं आपको बता दूं, ये चैनल आपको केवल पढ़ाई ही नहीं, आपको ये भी बताता है कि आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है और साथ ही साथ आपकी कैसे नॉलेज इंप्रूव होगी। चैनल पे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही साथ यदि आपको कोई भी चीज़ समझ ना आती हो तो कमेंट सेक्शन बॉक्स में आप अपनी क्वेश्चंस को रख सकते हैं, जल्दी आपके उस क्वेश्चन का सोल्यूशन किया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।